चलिए, तो ये जो पेपर अपन हल कर रहे हैं एक बार फिर से बता दूं मैं, 2016 से अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, कल एक सेट हो चुका है, ये सेट नंबर दूसरा है। हर सेट को हल आपको बी सीरियस होके करना है कि आप परीक्षा में बैठे हैं, आपको 30 मिनट के अंदर केमिस्ट्री निपटानी है, ठीक है ना। 25 मिनट के अंदर आपको बायोलॉजी निपटानी है, 25 मिनट के अंदर अपने को जूलॉजी निपटानी है, और अपने को यह देखना है कि पेपर अपनी क्षमता से कितना आगे है या कितना पीछे है, ये चेक करना। आ रही बात समझ में? यदि अपनी क्षमता से कम है फिर तो अच्छा है, फिर तो अपन बढ़िया है, थोड़ा कठिन भी आगे तो अपन संभाल लेंगे। लेकिन पेपर यदि अपनी क्षमता से कैसा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और किस्मत की बात है कि आपके लिए एक महीना बढ़ चुका है, डेट जो है आपकी 7 जुलाई हो गई, 30 दिन आपके बढ़ गए। अब उस 30 दिन को आप कितने फैंटास्टिक तरीके से यूज कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, कि तुम अपनी पढ़ाई को उसी मतलब तेजी के साथ आगे बढ़ाए रखोगे कि मेरा पेपर 8 जून को, मैं तो कहता हूं 8 जून को पेपर मान के चलो आप, और उसी हिसाब से तैयारी करो। पूरी फुल तैयारी तुम्हारी 8 जून तक हो जाएगी, 30 दिन फिर बचेंगे, फिर उनको डिवाइड करना अलग अलग। जो काम अभी अपन कर रहे हैं उसको फिर कब करना, जुलाई में, मतलब मैं हल करवाता रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस भी जो रहेगा अपन उसको भी लेके आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस के भी क्वेश्चन। लेकिन पहला अपना सिलेबस 8 जून तक का पूरा रेडी हो जाए, पूरा मटेरियल, ठीक है। तो स्पीड अपनी कम नहीं होगी, अपन आज भी लगभग 250 क्वेश्चन, 250 तो नहीं 150 के आसपास क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है ना। सुबह से लेकर रात तक में ये मान के चलो 200 पहुंच जाएगा आंकड़ा। आ रही बात समझ में? तो अभी 30 क्वेश्चन अपनी केमिस्ट्री के, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रश्न हमसे कह रहा है, इसमें प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, प्रश्न हमसे यह कह रहा है, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। तुम क्या करो, तुम सबसे पहले जो ये NiCl4 बाहर दिया, 4 कहां आएगा, अंदर, और ऊपर क्या 2 ये 4 जो बाहर दिया वो अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया है, ऊपर 2 दिया हुआ, दिया कि नहीं दिया है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, कितनी आ रही है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो कितनी आ रही है, धन 2 आ रही है। क्या निकालने की जरूरत है कि मौखिक निकल सकता है, मौखिक निकलना चाहिए। कैसे मौखिक निकलना चाहिए, माना कि इसकी x, इसके 4Cl के 4 माइनस, 4 माइनस का ट्रांसफर करेंगे 4 प्लस, 4 प्लस में से 2 माइनस निकल जाएंगे, 2 प्लस आएगा, ये निकल गया। इसके बाद Ni का यदि तुम 12वां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि सर 3d8 होता है और 4s क्या होता है, 2 होता है। 3d8 होता है और 4s क्या होता है, 2 होता है, ये तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो सीधी सी बात है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले गए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास बच गया Ni डबल प्लस में क्या 3d8, तो 3d8 के हिसाब से यदि मैं चलूं, 28 होता है ना परमाणु क्रमांक, हाँ। तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तुमने देख लिया 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सही उत्तर क्या होगा, क्या 5.46 होगा, क्या हो सकता है 5.46, नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या 1.41 हो सकता है, जैसा किसी ने दे के रखा है, क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका उत्तर गलत है, ये गलत कह रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है ना, और ये भी गलत है। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है, राइट आंसर ये आ जाएगा। अब तुम सोचो कोई बच्चा यदि केवल इनके उत्तर याद कर ले तो क्या हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा। मतलब इसीलिए अपन सॉल्यूशन बता रहे हैं कि यदि पेपर देख के केवल ये है देख लें तो गलत हो जाएगा। तो आपको मालूम है कैसे आया, ठीक है, इसका एक सूत्र लगता है। सूत्र क्या लगता है, म्यू बराबर से क्या होता है, करनी के अंदर n और कोष्टक के अंदर n धन 2 होता है ना, बोर मैग्नेटॉन, सूत्र याद है सभी को। अच्छा, n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है ना। यहां पर भी 2, 2 कितना आएगा 8, 8 मतलब क्या हो जाएगा 2 करनी 2, 2 गुणा करनी 2 का मान कितना होता है 1.41, 414, ये होता है 414 होता है। अब गुणा करके निकाल लो,
2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ये निकाल के भी दिखा दिया मैंने कि इसका उत्तर गलत है और अपना उत्तर क्या है, सही है। 2.83, 2.82, दशमलव के एक स्थान तक और आगे जाओगे करेक्ट आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से इसका उत्तर गलत था, तो राइट आंसर पे हम यहां जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज सिखाई गई है, ये बताई गई है आपको, बराबर। चलो आगे चलते हैं। इसका उत्तर तो ऊपर वाला भी नहीं दे सकता, पढ़ के देख लो क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अगले क्वेश्चन पे दिमाग, हाँ क्या ख्याल है किससे बनेगा ये? आवाज आ रही मेरी? हेलो, ओके। ये ऊपर वाले से भी नहीं बन पाएगा, मालूम है क्यों? अभिक्रिया ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? अभिक्रिया ही नहीं है तो कहां से बता दे? अभिक्रिया होता तो बता देता। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो उससे, तो इसलिए उसको मैं भी नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर लूंगा। चलो ये देखो सरल क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चन बताया हूं मैंने, ये वाला बराबर बताया हूं। इसमें लिखा है निम्न में से किसे कार्बन डेटिंग मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति में उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग वो पद्धति होती है जिसमें क्या किया जाता है, किसी जीवाश्म अकेला नहीं, पृथ्वी के अंदर दबी हुई कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवाश्म हो चाहे कोई वो पत्थर हो, कोई भी वस्तु, उसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? और इसमें कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और मालूम है क्यों? क्योंकि कार्बन 14 का जो अर्ध अर्ध आयु काल है, कार्बन 14 का जो अर्ध आयु काल है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा। कितना? 5760 वर्ष। ठीक है ना? अर्ध आयु काल मतलब 5760 वर्ष में उसकी मात्रा घट करके क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये आपको बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कोई प्रश्न है? अब तुम बताओ। उसके बाद बंदा कहता कठिन पेपर आया था 2016 में भी यही कह रहे थे कि कठिन पेपर आया। कल भी तुमने देखा पेपर, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, कितनी होती? बिल्कुल सही बात। अच्छा यहां दिख रहा है इसलिए दो बोल रहे हो कि उत्तर देख के मत बोलना, नहीं तो देख लिए तुमने अभी क्या होता है। हाँ, तो कार्बन परमाणु के 72 कोश में, कार्बन परमाणु के 72 कोश में यदि बात की जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, यदि बात की जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन परमाणु के 72 कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। लेकिन यदि कुल इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको तुम खुद बना के देख सकते हो, 1s2, 2s2 और 2p2। तो 72 कोश में ये देखो, 72 कोश में बाहरी कोश मतलब दूसरा कोश, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, लेकिन अयुग्मित कितने हैं? अब यदि यहीं पर क्या आ जाता, यहीं पर क्या आ जाता, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाती, तो उसका प्रश्न बदलने में देर नहीं लगेगी।
इसलिए तुमको ध्यान से पढ़ना होगा। वो यहाँ 3 चीज पूछ सकता है। कार्बन परमाणु के 12वें कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 4। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। अयुग्मित कितनी है? 2। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो प्रश्न केवल एक नहीं है, प्रश्न वहां पर बहुत सारे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? किसके लिए आयनन विभव का मान कैसा है? निम्नतम है। किसका आयनन विभव निम्नतम है? तो याद रखना, आयनन विभव मतलब क्या होता है? किसी परमाणु के 12वें कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा, इसको आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो किस परमाणु की या किस तत्व की आयनन ऊर्जा कम होती है? तो याद रखना उसकी होती है जिसका आकार बड़ा होता है, या जो आवर्त सारणी में सबसे पहले है। तो आवर्त सारणी में सबसे पहले कौन है? क्षार धातुएं। आवर्त सारणी में सबसे पहले क्षार धातुएं हैं। और याद रखिएगा कि क्षार धातुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा लगती है, इसी कारण ये है। और यदि सर्वोच्च आयनन विभव कह देता, सर्वोच्च आयनन विभव प्रश्न पलटा देता, तो इसका भी उत्तर हमारे पास है क्या? अक्रिय गैस है। निम्नतम आयनन विभव क्षार धातुओं का है और उच्चतम आयनन विभव किसका है? अक्रिय गैसों का, क्योंकि अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा होता है। आ रही बात समझ में? चलिए, ये भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या दिया है। ईडीटीए में दंतुरता क्या है? तो तुम्हें मालूम है ईडीटीए जो है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये षटदंतुर लिगेंड है। इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि क्लोराइड, एक मिनट, आधा प्रश्न ऊपर चला गया शायद। ये क्या लिखा है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड और HCl से 1,1 डाइक्लोरोएथेन बनने का कारण क्या है? क्या पहला नंबर मीजोमेरिक प्रभाव है? क्या द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन है? क्या Cl का प्रेरणिक प्रभाव है? क्या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं तुमको पहले बता दूं, विनाइल क्लोराइड मतलब ये होता, तुम सभी जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH बंध Cl। इसकी क्रिया तुम कराओगे HCl के साथ। HCl से क्रिया कराओगे तो तुमको मालूम है कि हैलोजन अम्ल का योग हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है। HBr का योग कराया हो तुमने? HBr का, वैसे ही HCl का योग होगा। तो यहां पर ये एक पाई बंध टूट जाएगा। पाई बंध के टूटने से क्या होगा? तो पाई बंध के टूटने से यहां पर एक पाई बंध के टूटने से दोनों तरफ एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी। जब दोनों तरफ एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी तो ये जो HCl है, ये जो HCl है, इसमें से H यहां लग जाएगा और Cl यहां लग जाएगा, ठीक है ना। H यहां लग जाएगा और Cl यहां लग जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है द्विबंध का वियोजन। HCl का अटैक हमेशा कहां पर होता है? इस पर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो H यहां जुड़ेगा, Cl यहां जुड़ेगा। उसके कहने का मतलब ये है, उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो Cl है वो तो यहां भी जुड़ सकता था ना, ठीक है ना। वो Cl वहीं क्यों जुड़ा? देखो प्रश्न देखो, आंसर देखो, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, तो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि 1,1 डाइक्लोरोएथेन ही क्यों बना, 1,2 डाइक्लोरोएथेन क्यों नहीं बना? समझ में आ रही मेरी बात? भाई वो ये भी तो कह सकता था ना कि विनाइल क्लोराइड एवं HCl की क्रिया से निम्न में से कौन सा यौगिक बनेगा, तो अपनी गाड़ी यहीं फंसती कि 1,1 डाइक्लोरोएथेन बनेगा कि 1,2 डाइक्लोरोएथेन बनेगा। वो क्लोरीन यहां भी तो जुड़ सकता था, ठीक। तो इसके पीछे रीजन है कौन सा? प्रेरणिक प्रभाव। इसके पीछे रीजन है प्रेरणिक प्रभाव, लेकिन ये गलत बोल रहा है, Cl का प्रेरणिक प्रभाव। ये गलत बोल रहा है, किसका? Cl का प्रेरणिक प्रभाव। Cl का प्रेरणिक प्रभाव नहीं आएगा, यहां पर किसका आएगा? कार्बन का। इसके पीछे रीजन है प्रेरणिक प्रभाव, लेकिन वो Cl का नहीं आना चाहिए, किसका आना चाहिए? कार्बन का आना चाहिए। रीजन है प्रेरणिक प्रभाव, ये ध्यान रखो, लेकिन Cl का नहीं आएगा। तो मीजोमेरिक तो साफ साफ गलत है, ठीक है ना। द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन गलत। अपन कहेंगे द्विबंध का टूटना सही हो सकता था, लेकिन द्विबंध टूटने के बाद भी Cl वहीं क्यों गया, यहां क्यों नहीं आया, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन आएगा प्रेरणिक प्रभाव,
लेकिन वो Cl का नहीं है, वो Cl का नहीं है, वो किसका है, वो कार्बन का है, वो कार्बन का है भाई, याद रखिएगा। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेरणिक प्रभाव इसका आंसर, ओनली प्रेरणिक प्रभाव होता ना तो भी सही हो जाता, लेकिन उसने यहां पर क्या कर दिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ओनली प्रेरणिक प्रभाव कर देता तो सही हो जाता। ये देखो, हेक्सोज का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करके समान ओसाजोन देता है। ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि 50-50 में रहता तुम्हारे, ठीक है कि नहीं, 50-50 में रहता। समान ओसाजोन कहने का मतलब वो जो स्ट्रक्चर मैंने बताए थे बंद वाला, ठीक है ना, कौन कौन से बताए थे, याद करो, पाइरोनोज, फ्यूरोनोज बताए थे। तो उसी प्रकार के ओसाजोन मतलब समान स्ट्रक्चर कौन देगा, कौन सा हेक्सोज, हेक्सोज का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके, फेनिल हाइड्रोजीन भी बता दूं तुमको मैं, C6H5 बंध NH बंध NH2, यह है फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो क्रिया बड़ी है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्रिया को मैं निश्चित रूप से आपको जब क्या पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजीन, ठीक है ना, जब मैं अध्याय 14 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बताऊंगा तो इस बात को जरूर लेके आऊंगा सामने, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आप याद कर सकते हैं कि हेक्सोज का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करके समान ओसाजोन देगा। तो इनमें तुम जरा देख लो, ये ग्लूकोज राइबोज से मैच कर सकता है क्या, नहीं मैच कर सकता है क्या, कैसे मैच कर जाएगा, वो 5 या 4 कार्बन, क्या ये मैच कर रहा है, ये तो अपन ने सुना ही नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। क्या ये मैच कर रहा है, जी सर 6-6 कार्बन का ये तो मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं सर। तो इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर 6-6 कार्बन वाला, ये कार्बन समान होंगे तब तो स्ट्रक्चर एक सा बन सकता है, कार्बन ही एक जैसे नहीं होंगे तो ये लॉजिक तुम लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में, ये क्वेश्चन, और ये कहां है मैं तुमको बता दूं, बुक में तो है ही, कॉपी में कहां पर है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया वाले पार्ट में, रेडॉक्स अभिक्रिया वाले पार्ट में। और इसको तुम बुक में कहां कहां देख सकते हो, इसको तुम बुक में देख सकते हो, एक तो 11वीं की रेडॉक्स अभिक्रिया वाले पार्ट में, और एक तुम देख सकते हो इसको उप सहसंयोजी यौगिक जो कि अध्याय 10 है अपना 12वीं में, वहां पर तुम देख सकते हो। और वहां पर कहां, वहां पर तुम इसको देख सकते हो संकुल यौगिकों के उपयोग में, संकुल यौगिकों के उपयोग, जहां पर मैंने तुमको बताया है कि कुछ धातुओं को उनके संकुल बनाकर पृथक किया जाता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, याद आया, सोना और चांदी, सोना और चांदी। तो यदि किसी धातु को तुम शुद्ध अवस्था में संकुल बना के प्राप्त कर सकते हो तो वो सोना या चांदी में से ही कोई एक होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इधर क्या आएगा, तो यार एक बार संकुल देख लो, एक बार तुम संकुल देख लो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, MCN ट्वाइस, किसी धातु को यदि उसका संकुल बना के पृथक किया जा रहा है मतलब उस सोना या चांदी में से कोई एक है, तो क्या वो ऑप्शन दिए हैं तुमको, चेक कर लो एक बार, ज्यादा टेंशन ही नहीं, आ रही बात समझ में नहीं। किसी धातु को यदि संकुल बना के शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो सोना या चांदी, क्योंकि उन्हीं के लिए ये काम किया जाता, तो गोल्ड सही हो गया अपना। चलो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया, ये सब कॉपी में है, ये लो। इससे सरल प्रश्न क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, वह प्रजाति जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना, लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है, प्रश्न को समझ लेना, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल हम उसको कहते हैं जो एक जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है वो लुईस अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। तो अपन पहले उसकी बात को लेके चलें कि लुईस अम्ल कौन सा हो सकता है। तो लुईस अम्ल में बेस्ट उदाहरण मैंने तुमको बताया हुआ है, कौन सा बताया हूं कि नहीं बताया हूं, और लुईस क्षारक में बेस्ट उदाहरण क्या बताया है, NH3, बताया कि नहीं बताया। ये लुईस अम्ल है लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है, क्यों, यदि ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल होता तो इसको H+ देना पड़ता, यदि ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल होता तो इसको H+ देना पड़ता, उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे ये कहना बिल्कुल भी क्या है, मतलब गलत होगा, ठीक है ना, कि ये तीन हो सकते हैं, यही होगा। अरे बात समझ में,
याद रखिएगा, ये तो सीधा सीधा कॉपी से आया है। ये देखो, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, गलत तो नहीं है। ऐसा ही पेपर तुम्हारा आ जाए भगवान करे, केमिस्ट्री का तो ऐसा ही आए, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा बोले तो खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है नहीं। शुष्क धावन सोडा ये है, साल्ट केक ये है, ये है क्या, सोडा क्षार या सोडा एस, उसका सूत्र है ये साल्ट केक का सूत्र है, ये खाने का सोडा, और ये तो अति क्रियाशील धातु, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सही बात है कि नहीं? चलो अब इसमें देखो, ये गलत है बहुत, ये नहीं होना चाहिए, इधर चिपका के जो दे देते हैं ना, इसको ऊपर करो तो उत्तर भी आ जाता है। और कई लोग पहले उत्तर देखते हैं सट से, उत्तर क्या है, पहले क्या देखना चाहिए, प्रश्न देखना चाहिए, तो उत्तर देखते हैं। अब देखो, इसमें जो ऊष्मीय परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा है, इसमें जो ऊष्मीय परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा, तो पहले ये देखो तुम कि अभिक्रिया में हो क्या रहा है। अभिक्रिया में एसिटिलीन को लेके और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा जलाया गया, एसिटिलीन को लेके ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा जलाया गया, जिससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, बना कि नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो क्या होता है, किसी पदार्थ के एक मोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूपेण दहन करने पर उत्पन्न जो ऊष्मा है वो दहन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है, दहन एंथैल्पी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दहन ऊष्मा, है कि नहीं। तो राइट आंसर जो है ये आएगा, दहन ऊष्मा, ठीक है कि नहीं, ये तो परिभाषा सही है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ये तो वही मेरे कल के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं से आ गया फिर से। यदि प्रोपाइन को क्या करेंगे, पानी के साथ H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या देगा, तो कितना सरल है। यदि यहां पर एसिटिलीन होता तो एसिटाल्डिहाइड बनता, लेकिन प्रोपाइन है तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। बताया हूं कि नहीं बताया हूं, तो क्रिया फेमस है कि नहीं, आती कि नहीं आती, बिल्कुल। ये देखो, ये बिल्कुल सरल प्रश्न आया है, सामान्य टेबल लवण, सामान्य टेबल लवण कहने का मतलब ऐसा सॉल्ट जो आमतौर पर मतलब खाने पीने की जगह में टेबल में मिलेगा ही आपको, ठीक है ना। तो वो कौन सा है यार, नमक है, NaCl, कोई बात ही नहीं है इसमें, टेबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो आमतौर पर टेबल में मिलता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होगा। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न देखो तुम, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कोई गधा ही होगा जो ना कर पाएगा, नाइट्रोजन 78%, ठीक है ना। ये लो, ये आया थोड़ा अच्छा प्रश्न, ठीक है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं, सॉल्व करवाया हूं मैंने इसको, ऊष्मागतिकी में मैंने इसको सॉल्व करवाया हूं, ठीक है ना, कि डेल्टा H और डेल्टा E, तो आपको पहले संबंध पता होना चाहिए इसका, इसका राइट संबंध मेरे को कौन बताएगा, हाथ उठा ले, इसका करेक्ट संबंध मेरे को कौन बताएगा। इसका राइट संबंध है डेल्टा H बराबर से डेल्टा E और प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V, ये है जिसको अपन ने चेंज किया, डेल्टा H बराबर से डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT आदर्श गैस समीकरण से, किया था नहीं किया था। अब डेल्टा n का मान, डेल्टा n का मान, यदि डेल्टा n का मान याद रखिएगा कैसा हो, जीरो, यदि डेल्टा n का मान जीरो होगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों कैसे हो जाएंगे, और डेल्टा n का मान जीरो तभी होता है जब अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या एक जैसी होती है। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या एक जैसी होगी उसके लिए डेल्टा n का मान जीरो होगा, और जिसके लिए डेल्टा n का मान जीरो होगा उसके लिए डेल्टा H डेल्टा E कैसा हो जाएगा, बराबर। तो देख लो, यहां देखो 2 और 1 3 मोल, ठीक है ना, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी 2 और 1 3 मोल,
यहां देखो 2 और 1 3, और यहां कितने 2, ये तो गलत बता रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां देखो, यहां 1 और 1 2, और यहां कितना 1, ये भी गलत बता रहा है। यहां 1 और 1 2, और यहां पर कितना है 2। एक ये भी सही है, एक ये भी सही है, और ये भी सही है। पहले चेक करने दो। 1 मोल इसका और 2 मोल इसके, टोटल कितने हो गए 3। और 1 मोल इसका और, सॉरी 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितने हो गए 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैल्यू तो उसके लिए भी सही है, उसके लिए भी सही है। लेकिन यदि देखा जाए पुस्तक में पढ़ी गई जो अभिक्रिया है, ठीक है ना, वो कौन सी है? ये सही है। उत्तर तो ये भी सही है। उत्तर क्या? कोई एक बोलो, हाँ तो क्या बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ लॉजिक लगा सकते हो तुम अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ ठोस गैस से नहीं होता, यहाँ मोल से होता है। ज्यादा कम से मतलब नहीं है बेटा, ज्यादा कम से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुम लॉजिक लगा सकते हो, यहां सिर्फ मोलों की संख्या से है, मोलों की संख्या से ओनली, जिसको हम ये बताते हैं, ठीक है ना। अपन लॉजिक लगा सकते हैं कि यार यहाँ भौतिक अवस्था ठोस और गैस है, और यहाँ गैस गैस है, तो अपन ये सही कर सकते हैं। अरे बात समझ में? बाकी यदि मोल की दृष्टि से डेल्टा एन की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सही है। अपन लॉजिक लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात कि ये सही हो सकता है क्योंकि भौतिक अवस्थाएं एक जैसी। बाकी ये सब कुछ चलता है किससे? मोल से चलता है। ठीक है, बुक में भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इधर भी 3 मोल, इधर भी 3 मोल, इधर 2 मोल, इधर भी 2 मोल, दोनों वैल्यू है, दोनों सही हो सकते हैं, वरना वहीं फंसेगा। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया अपन ने की हुई है HCl को लेके, HI को लेकर के, तो अपन इसको लेके चलेंगे। ठीक है, मैं ये कहूंगा वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है, तो वो कौन सा पदार्थ है जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके और गलनीय द्रव बनाता है? तो कितना सरल है, फ्लक्स अर्थात गालक। ठीक है ना, याद रखिएगा, गालक मतलब फ्लक्स एकमात्र वो पदार्थ है जो किसके साथ, गैंग मतलब अपद्रव्य के साथ क्रिया करके और किसका निर्माण करता है? तो हम कहेंगे धातुमल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातुमल का। ठीक है ना, उत्प्रेरक तो उत्प्रेरित करने वाला है, धातुमल तो अभिक्रिया के उपरांत बनता है। अयस्क क्या है? वो तो ऐसा खनिज है जिससे लाभदायक तरीके से धातु प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इस तरह से यहां पर सही आंसर आएगा कौन? गालक। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? प्रश्न अच्छे से समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एंटी बॉन्डिंग कक्षक, तुम्हें याद होगा जब तुमको एमओ आरेख बताया गया है, तो एमओ आरेख में तुमको साफ साफ बोला गया है कि भैया नीचे वाले होते हैं बॉन्डिंग, ठीक है ना, ऑर्बिटल, और ऊपर वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बताया गया कि नहीं बताया गया? तो तुमसे ये पूछा जा रहा कि कौन सा अणु एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहां पर देख लो कौन कौन से हैं। एक तो तुमको B2 दिया गया है, ठीक है ना, जो कि बनता नहीं है। B2 बनता ही नहीं क्योंकि बोरान ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, कैसे कर लोगे तुम? ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। नाइट्रोजन बनता है, C2 बनता नहीं है, C2 बनता नहीं है। तो कौन कौन बनता है? एक बनता है ये और एक बनता है ये दोनों बनते हैं। और तुमको मालूम है कि यहां पर इसके एंटी बॉन्डिंग कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? O2, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलो, ये भी हो गया। फिर आ गया, किसी धातु के सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है? क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा। धातु के सल्फाइड अयस्क को, धातु के सल्फाइड अयस्क को, सेम टू सेम लाइन कॉपी से आई है अपनी। धातु के सल्फाइड अयस्क को यदि हमें क्या करना है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रक्रम इस्तेमाल करते हैं? भर्जन, रोस्टिंग। ठीक है ना, भर्जन अर्थात रोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है, वायु की उपस्थिति में धातु के सल्फाइड अयस्क को
क्या करते हैं, उच्च ताप पर इतना गर्म करते हैं कि वो पिघल ना पाए। इससे क्या होता है, इससे धातु का सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण तुम ले लो ZnS, ये लिया वायु की उपस्थिति में गर्म किया, ठीक है ना, लगभग 1000 डिग्री के आसपास, 900 से 1000 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, क्या बन जाएगा, ZnO, और क्या निकल जाएगी, समीकरण बैलेंस कर लेंगे अपन, बैलेंसिंग से कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहुलक रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, कौन सा बहुलक रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है, एक सेल्यूलोज, एक पॉलिएस्टर, एक नायलॉन, एक स्टार्च, ठीक है। कौन सा बहुलक रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है, रेयन एक तंतु होते हैं और इनके लिए मतलब रेशे वाले तंतु होते हैं, क्या होते हैं, रेशे वाले, और उन सभी में कौन होता है, सेल्यूलोज होता है। जैसे वो सन के रस्से सुने होंगे तुमने, सन के रस्से, उन सब में क्या होता है, रेशे, और उन रेशों में क्या होता है, सेल्यूलोज, याद रखिएगा। तो यहां पर कौन आएगा, सेल्यूलोज। भाई पॉलिएस्टर तो कौन है, पॉलिएस्टर तो कौन है, कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन कौन है, कृत्रिम बहुलक है। ये दोनों प्राकृतिक है, क्योंकि रेयन भी क्या है, हम कहेंगे भले कृत्रिम है, लेकिन उसमें सारे क्या लगे हुए हैं, प्राकृतिक बहुलक। तो ऐसी स्थिति में स्टार्च तो कहीं यूज होता नहीं है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, सेलुलोज होना चाहिए। समझ में आ गई बात। प्रश्न कितने सरल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक एक प्रश्न सरल आ रहा है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, AgNH थ्राइस ट्वाइस OH के जली विलयन से क्रिया करेगा। ये तुम्हारी सीमा रेखा से थोड़ा सा बाहर था, ठीक है, कि AgNH3 ट्वाइस OH के जली विलयन से क्रिया कौन करेगा। ये जो दिया गया है ना, ये थोड़ा गलत तरीके से तुम्हारे सामने पेश किया गया है। अब इसको अपन संकुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि संकुल कहेंगे तो फिर ऊपर प्लस लगना चाहिए। इसको तुम्हें देना था ऐसा, AgNH3 ट्वाइस OH, लेकिन यदि ये दिया गया है तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि Ag की समन्वयन संख्या 2 होती है और अंदर कितने दिए गए, 3। दूसरी बात, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि OH को बाहर कर दूं, तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि OH बाहर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसको रोकना पड़ेगा अपने को, इसको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि अभिक्रिया क्या होगी, क्योंकि वो मुझे गलत लग रहा है। आ रही बात समझ में, तो इसको रोक देते हैं, इसको आपको हम समझाएंगे, ठीक है, देख करके समझाएंगे, क्योंकि वो गलत लग रहा है मुझे। संकुल बना रहा है तो भी गलत लग रहा है ना, और वैसा बन नहीं सकता। यदि NO3 होता, अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट, तो मैं उसको टालेन अभिकर्मक मान के क्रिया करा लेता, लेकिन वो मुझे रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए कितना सरल प्रश्न है ये। इस अभिक्रिया को पहचान के बताओ कौन सी है ये अभिक्रिया। ऑर्गेनिक का जो डेमो मैंने डाला हुआ है, ऑर्गेनिक का जो कोर्स मैंने डाला है, उस कोर्स के अंदर जो डेमो है वो इसी का है। ऑर्गेनिक कोर्स का जो डेमो बताओ, रोजन मुंड अभिक्रिया। ऑर्गेनिक के कोर्स में जो मैंने डेमो डाला हुआ है वो यही है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, जब 2 ब्यूटाइन को H2 के साथ PD पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, तब बनने वाला उत्पाद क्या होगा, बताओ।
ओके 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 ओके, आवाज आने लगी, चेक कर लो। तो यहां पर क्या होता है, जब 2 ब्यूटाइन को H2 के साथ पैलेडियम युक्त BeSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो जरा देखिएगा, यहां पर क्या होगा, ये बंध टूटेगा, इस बंध के टूटने से एक एक संयोजकता खाली होगी और ये आ जाएगा। अब तुम्हारे साथ दिक्कत सिर्फ एक चीज की है, तुम्हारे साथ दिक्कत सिर्फ एक चीज की है कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ब्यूटीन तो बन रहा है, यहां पर ब्यूटीन तो बन रहा है, लेकिन वो कौन सा बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा कि सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। बस दिक्कत सिर्फ एक ही, ठीक है ना, क्योंकि बंध यहीं से टूटेगा, बंध यहीं से टूटेगा, और जब बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन इस प्रकार से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है कि ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा तो कि सिस 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक है ना। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक। तो अपने को इस उत्प्रेरक की उपस्थिति याद रखनी है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में मतलब रोजनमुंड अभिक्रिया यदि हम कराते हैं तो क्या बनेगा, सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। अपने को ये याद रखना, ये वाली बात भी आपको अभी बताई जाएगी अपने कोर्स में कि तुम कैसे पहचानोगे कि कब सिस 2 ब्यूटीन बनेगा और कब ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। बहुत जल्द ये बात भी तुमको बताई जाएगी। जहां तक मैंने बताया भी है ऑर्गेनिक में कहीं पर ऐसी चर्चा हुई है, एक आध दो प्रश्न में ऐसी चर्चा हुई, लेकिन ये बात हम लेके आएंगे कि यदि ऐसा प्रश्न आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी तो फिलहाल में ये उत्प्रेरक याद रखो, इसकी उपस्थिति में यदि ऐसा होता तो क्या बनेगा, सिस 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होगी। निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होगी। तो पहले तो तुम अभिक्रिया देख लो, क्या दी गई है तुमको, A धन B, तीर का चिन्ह K, और क्या आ गया C, ठीक है। तो अपने को किसकी इकाई पूछा, निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई पूछा है, K की इकाई पूछा है। K की इकाई हम कैसे निकालते हैं, K की इकाई हम कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया की कोटि से निकालते हैं। तो पहले अपन इसके लिए दर समीकरण बनाएंगे, K बराबर से सॉरी 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 R बराबर से क्या हो जाएगा, K इंटू अभिकारक A का सांद्रण इंटू अभिकारक B का सांद्रण, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक की घात इसकी, एक की घात इसकी, मतलब टोटल कितना हो गया, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, और द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया दर की जो इकाई क्या होती, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। ये तुमको मैंने तरीका भी बताया हूं, हिंट भी दिया हूं, सूत्र भी है तुम्हारे पास कि तुम कैसे निकालते हो, ठीक है। चलिए, तो ये राइट आंसर है द्वितीय कोटि के लिए। ये आ गया Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो Fe3+, कितने सरल प्रश्न है यार, इतने भी सरल नहीं देना चाहिए। मतलब हर पेपर को लेवल में, किसी पेपर में तुमने 30 कठिन दे दिए, किसी में तुमने 25 सरल दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, जब एक साल का पेपर है तो पूरे पूरे पेपर सबके बैलेंस होने चाहिए। इसमें किसी बच्चे को सरल मिल गया उसका सिलेक्शन हो गया, किसी को कठिन मिल गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो गलत बात है कि नहीं। अभी 2016 का जब आगे पेपर आएगा ना तो तुम भी कहोगे कि कहाँ के क्वेश्चन दिया है इसने। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2016 में भी कठिन पेपर आया है, लेकिन अभी कल का पेपर भी सरल था और आज का भी सरल है। Fe++, तो ये देखो 3d6 4s2, ये Fe का 72 कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि नहीं। अब इसके बाद यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए तो क्या बन जाएगा 3d5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 5 निकल के आएगी, आएगी कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि की जाती है। बस 1 मिनट में आ रहा हूं, बाहर ही आ रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि आप कर सकते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक से, उसके गलनांक और क्वथनांक से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। तो घनत्व से तो नहीं कर सकते, तुम लोहे को हाथ में रख के नहीं बता सकते कि वो कितना शुद्ध है, ठीक है ना। उसके अणुभार से कभी नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। जल में विलेयता से नहीं कर सकते, लेकिन उसके गलनांक और क्वथनांक से कर सकते हो आप। जैसे पानी यदि 100 डिग्री पे उबल रहा है, ठीक है ना, तो इस मतलब वो शुद्ध है। यदि वो 0 डिग्री पे जम रहा है वो शुद्ध है, आ रही बात समझ में। लेकिन यदि पानी अपना मान के चलो 110 पे उबल रहा है तो मतलब वो शुद्ध पानी, उसमें कुछ मिला हुआ है। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों के माध्यम से कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा।
गलनांक और क्वथनांक याद रखना, ठीक। किस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाएगा? किस अम्ल को दुर्बल अम्ल माना जाएगा? यहां पर दुर्बल अम्ल कौन सा? तो यार तुम देख लो, HCl तो प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, बैटरी में भी कौन होता है? H2SO4, ये कौन है? प्रबल। सीधी सी बात है, दुर्बल कौन है? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए समन्वयन संख्या क्या होगी? कितना सरल प्रश्न है। तुमको साफ साफ बताया गया है, साफ साफ बताया गया है कि SCC के लिए समन्वयन संख्या 6 होती है, BCC के लिए 8 होती है, FCC के लिए कितनी होती है? तो सरल घनीय सेल SCC क्या आ गया? 6 आ गया। आ गया कि नहीं? कितने क्वेश्चन और बचे हैं? ये कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? वसा, वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं? A, D, E और K, ये वसा में विलेय है, तो ये जल में विलेय नहीं हो सकते। तो यहां पर A जल में विलेय नहीं है, E जल में विलेय नहीं है, K जल में विलेय नहीं है, कौन सा आ जाएगा? B जल में विलेय, क्योंकि वो वसा में विलेय विटामिन। दुर्बलतम क्षार पूछ रहा है, दुर्बल क्षार कौन सा है? क्या ये क्षार हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद गाड़ी फंस गई यहां, यहां और यहां, क्या ये दुर्बल क्षार हो सकता है? तो इसके पास हाइड्रोजन है, ये तो हो ही नहीं सकता। कल तुमको मैंने बताया था, याद करो कि ये क्या है? प्रबल अम्ल है, एक बताया था। तो कौन बचा? Cl-, ठीक। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या होगा? ये तो प्रबल अम्ल है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये भी क्षार नहीं हो सकता, ये खुद हाइड्रोजन है, ये भी क्षार नहीं हो सकता। राइट आंसर ये आएगा, दुर्बलतम क्षार। इसका रीजन भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है, सही बात है कि नहीं? वाष्प दाब से संबंधित है ना। तो राउल्ट का नियम क्या है, पहले ये बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठा ले। हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठा ले, बोलो। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलेय के मोल प्रभाज के नहीं, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा क्या? वाष्प दाब। यहां पर क्या आएगा? वाष्प दाब। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलेय के नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और क्या बचा है? फिर इसके बाद ये आ गई बॉटनी, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का हमारा जो सॉल्यूशन है, तुमने देखा 30 में से शायद ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो हमसे ना बनते। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब अपने पढ़ाई हुए में से आता है कि नहीं आता? यदि इस पेपर को देख ले तो 30 में से 28 क्वेश्चन अपनी कॉपी से हैं सीधे सीधे, जो आसानी से बन सकते थे। तो तैयारी बहुत आसानी से हो सकती। सही बात है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ 5-10 कठिन भी आते तो अपने को 20 तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर जितने जाए तो वो ऊपर वाले की दुआ। सही बात है कि नहीं? तो तैयारी सही तरीके से करो। अब हम आगे बॉटनी और जूलॉजी का पेपर सेट सॉल्व करवाएंगे थोड़ी देर से, ठीक है। तो जब तक के लिए वेट करें।